Hello students, in this section we are discussing about the numericals of chapter first. Here the first question is, what is the force between two small charged spheres having charge of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air. So according to this question, this is the sphere having charge and the separation between these two charges spheres is 30 centimeter. The second sphere have charge 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. As we know, the force between these two spheres is K Q1 Q2 upon R square. So the value of K is 9 into 10 to the power 9. Q1 is 2 into 10 to the power minus 7 coulomb into Q2 is 3 into 10 to the power minus 7 coulomb divided by 30 centimeter. 30 centimeter can be written as 0.3 or 3 into 10 to the power minus 1 meter. So R is the 3 into 10 to the power minus 1 meter whole square. Clear? Now by solving this we can write that 9 into 2 into 3 into सारी की सारी जो पावर्स हैं 10 की उनको हम एक साथ ले रहे हैं 9 माइनस 7 माइनस 7. ठीक है, ये न्यूमरेटर में है. डिनोमिनेटर में आपके पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 10 टू द पावर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2. तो नाउ दिस इज 9 से 9 कैंसिल आउट. 2 इंटू 3 6 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 7 को सोल्व करने पे आपके पास आएगा -5 और जो न्यूमरेटर की पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर में जाएगी तो हो जाएगी +2. सो दिस इज 6 इंटू 10 टू द पावर -3 and this is force, so its SI unit is Newton. So what can we say? The force between these two spheres is 6 into 10 to the power -9 Newton. The second question is what? The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. So what is the question? What is distance between these two spheres? आपको यहाँ पे force given है और आपको बताना है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है. तो गिवन डाटा में हम क्या क्या लिख सकते हैं? गिवन दैट Q1 इज इक्वल्स टू 0.4 माइक्रोकुलम, Q2 इज इक्वल्स टू -0.8 माइक्रोकुलम एंड फोर्स इज 0.2 न्यूटन. क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला हमें क्या कहता है? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और हमें फाइंड आउट करना है R. तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन F. अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी. के की वैल्यू हम जानते हैं एयर के लिए क्या होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9. Q1 आपके पास कितना है 0.4 माइक्रोकुलम. माइक्रोकुलम होता है 10 टू द पावर -6 और हमें यहाँ पे सिंबल नहीं यूज नहीं करना है क्योंकि हम केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. तो 0.8 जो कि Q2 की वैल्यू है माइनस इंटू -6. क्लियर है? ये आपके पास F की वैल्यू है 0.2. सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट? अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं. 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8
8 इंटू 10⁻, कितनी हो जाएगी 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 और यहाँ पे है 0.2। अब देखो इससे इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये होता जाएगा 4 और यहाँ वाले पॉइंट को हम हटाएं तो यहाँ पे आपके पास -1 हो रहा जाएगा। तो r² इज इक्वल्स टू कितना हो गया 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10⁻, कितना आ रहा है 4। अब यहाँ पे अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो r9 का अंडर रूट हो जाएगा 3 और हमारे पास 4 इंटू 4 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4 और 10⁻⁻4 का अंडर रूट हो जाएगा आपके पास -2। अब सारे के सारे जो डाटा है वो हमने SI यूनिट में लिए हैं, तो डिस्टेंस की जो यूनिट है वो भी क्या आएगी SI, तो ये आ गया मीटर। और इसको सोल्व करने पे आपके पास आता है 3 इंटू 4 यानी कि 12 10⁻⁻2 मीटर और 10⁻⁻2 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर। सो r इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज व्हाट 12 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का सेक्शन फर्स्ट है। सेक्शन 2 जो है उसमें क्या कह रहा है कि जो आपका Q1 है और यहाँ Q2 है, अब इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो इससे इन दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके अलोंग लगेगा। अगर Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई, Q1 पे जो Q2 है वो फोर्स करता है अप्लाई F12 और Q1 जो है वो Q2 पर अप्लाई करता है फोर्स F21। अब यहाँ आप कह सकते हैं कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंग F12 और F21 जो हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। इट मीन्स व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट, दैट इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स ऑन फर्स्ट स्पेयर ड्यू टू सेकेंड। सो the force on second sphere due to the first is also 0.2 newton. Clear? So this is our second question. Now third question, check the ratio of KE square upon G ME MP is dimensionless। यहाँ आप थोड़ा सा देखिए KE स्क्वायर जो है वो टर्म हम यूज कर सकते हैं इफ़ वी यूज़, और ME और MP यहाँ पे शो कर रखा है। तो यहाँ पे जितने भी डाटाज हैं ये सारे के सारे डाटा हमारे लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से रिलेटेड हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, सबसे पहले अगर हम बात करें फोर्स ऑफ ग्रेविटी Fg बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी G MP ME upon r square। and second thing is electric force Fe is equals to क्या होगा K, Q1 भी E है because charge on both proton and electron are same in magnitude, तो K E upon r square। अब दोनों के दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो फोर्स हैं तो उनकी डायमेंशन भी क्या होगी सेम। अब अगर हम Fg को Fe से डिवाइड करें, Fe को या Fe को अगर Fg से डिवाइड करें, यानी हम कह सकते हैं डिवाइड 2/1 ऑन डिवाइड 2/1 व्हाट वी गेट Fe अपॉन Fg। दिस इज व्हाट KE स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर डिवाइडेड बाई G ME MP अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और आपको यहाँ पे जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी Fe अपॉन Fg, दैट इज़ व्हाट KE स्क्वायर अपॉन G ME MP। अब यहाँ पे हमें इसी क्वांटिटी को डायमेंशन लेस प्रूव करना था और ये जो है वो किसका रेशियो है फोर्स का। तो फोर्स जो भी हो डायमेंशन, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, उनकी डायमेंशन सेम होती है। सो दिस इज़ ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी।
ये जो क्वांटिटी है आपके पास, ये जो रेशियो है वो आपके पास कैसा हो गया, डायमेंशन लेस। ठीक है, और इस रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है? इस रेशियो का सिग्निफिकेंस वही रेशियो है जो हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ते हैं कि द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में क्या होता है, 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये Fe/Fg ही है। तो आप क्या कह सकते हो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू आती है वो 10⁻39 आती है। क्लियर? और इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये जो रेशियो है वो हमें प्रूव करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। यानी कोई भी बॉडी जो है उस पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो क्वांटाइज्ड होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी चार्ज्ड हुई है, चाहे तो उसने पॉजिटिव चार्ज गेन किया है या नेगेटिव चार्ज गेन किया है, और इसके लिए हम एक लाइन यूज करते हैं, चार्ज ओनली अराइजेस, चार्ज ओनली अराइजेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी बॉडी पे चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो कब अराइज होगा, जब उस बॉडी से दूसरी बॉडी पे या तो इलेक्ट्रॉन मूव करें या वो गेन करें, यानी ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा, एक इंटीजर मल्टीपल होगा। दैट इज नोन एज, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, प्लस माइनस एनी की फॉर्म में ये चार्ज होता है। दिस स्टेटमेंट सजेस्ट अस दैट द चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज an integer multiple of charge of electron. क्लियर? अब सेकंड इसमें है कि why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic large scale charges। अगर हम बड़े स्केल के चार्जेस की बात करेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा वो ह्यूज होगा, ह्यूज अमाउंट वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो चार्ज वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हैं वो एक कंटिन्यूस चार्ज हैं, तो वहाँ पे हम क्वांटाइजेशन को एक तरह से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर्स ऑन बोथ, a similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge। तो हम ये यहाँ पे 2 बॉडीज़ को कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज़ बॉडी ए एंड दिस इज़ बॉडी बी। ये बिफोर रबिंग है, यानी कि हम एक दूसरे को रबिंग कर रहे हैं, उससे पहले की कंडीशन देखें तो दोनों पे ही, इस पे भी चार्ज कितना है 0, इस पे भी चार्ज कितना है 0। ठीक है, ये है बिफोर। और अगर हम इनको एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो क्या होगा, इफ़ सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, हम कह रहे हैं कि इफ़ सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बी, अगर बॉडी ए कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, रिलीज़ करेगी, तो यहाँ पे लैक ऑफ, ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज गेन हो जाएगा। इफ़ दिस इज़ क्यू ए देन दिस विल बी, इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इज एन देन दिस इज प्लस एन ई, एंड द फोर्स ऑन बॉडी बी इज वॉट, इसने एन इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, इसके पास होगा नेगेटिव चार्ज और इसका अमाउंट होगा क्यू बी, दैट इज वॉट माइनस एन। तो बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। बिफोर rubbing, the total charge on this system, the system of A and B is what, QA plus QB is what 0। और यहाँ अगर आप देखें तो QA plus QB is equals to what, NE minus NE।
this is also 0. So what can we say? In the operation, in any operation of rubbing of two different bodies, the total charge of the system remains constant. This is known as conservation of charge. Clear? Next question है 4 point charges QA, QB, QC and QD are located at the centers of a square ABCD of side 10 cm. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of square? We have a square of side 10 cm. Let here a charge QA, QB, QC and QD. QA is 2 microcoulomb minus 5 microcoulomb. QC is 2 microcoulomb and QD is minus 5 microcoulomb, and the charge QO, that is what 1 microcoulomb is placed at the center of square. अब आप यहाँ देखिए QA and QB are equal in magnitude and at opposite edges of the square. So these two charges will repel in opposite direction with same magnitude of force. So force on 1 microcoulomb due to QA and QC cancel out each other. Clear है? Similarly, force on Q naught, which is equals to 1 microcoulomb, is cancelled due to QB and QD are also equal in magnitude and opposite in direction. Clear है? So the net charge, net force on 1 microcoulomb is 0. क्या होगा? एक बार फिर से हम इसको कंसीडर कर लें, क्लियर कर लें कि एक बार मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, अच्छा नहीं बनाता. यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर है. स्क्वायर जो है वो 10 सेंटीमीटर साइड का है. साइड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है. यहाँ जो चार्ज है वो है आपका 2 माइक्रोकुलाम, और इसके अपोजिट वर्टेक्स पे या अपोजिट एज पे जो चार्ज है वो भी कितना है? 2 माइक्रोकुलाम. और यहाँ सेंटर पे 1 माइक्रोकुलाम चार्ज. तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ए पर है और ये जो सी पर है, ये जो फोर्स अप्लाई करेंगे 1 माइक्रोकुलाम पे, उसकी डायरेक्शन, दोनों की वजह से जो फोर्सेस होंगे उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा. तो इन दोनों का फोर्स एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट. सिमिलरली बी और डी पर, जो आपके एज बी पर -5 माइक्रोकुलाम है और यहाँ पे भी -5 माइक्रोकुलाम है डी पर भी, इनके कारण जो फोर्स होगा 1 माइक्रोकुलाम पे उस वो भी मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होगा. तो जो नेट फोर्स होगा ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो जो नेट फोर्स होगा 1 माइक्रोकुलाम पे वो कितना हो जाएगा? 0. क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 6. An electrostatic field line is a continuous curve. That is a field line cannot have sudden breaks. Why not? This is a fundamental property of electrostatic field lines. Clear है? If a electrostatic field line breaks at a point, it means there is no electric field. Clear है? There is no electric field. Or if it breaks, it represents that there is no electric field. And second one is explain why two field lines never cross each other.
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी डेफिनेशन में हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। जब हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दैट टेंजेंट शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इफ two electric field lines cross each other, then at the point of intersection there will be two direction of electric field. That is not possible. So two field lines never cross each other. Now the next question is, 2 point charges QA is equals to 3 microcoulomb and QB is equals to minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. Then what is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये QA है आपका और ये QB है और इनका जो मिड पॉइंट है O। इस मिड पॉइंट पे हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो ओ पर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम टेस्ट चार्ज की बात करें, टेस्ट चार्ज होगा पॉजिटिव, तो यहाँ क्यू ए की वजह से जो फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो टुवार्ड्स बी होगी, एंड क्यू बी जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। इट मीन्स electric field due to A and B at point O are same. So the net electric field at point O can be written as EA plus EB, and this is what KQ upon R square plus K, दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो फॉर्मूला भी हम यहाँ पे सेम ही यूज कर रहे हैं। तो दिस इज 2KQ अपॉन R स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, दैट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, एंड द डिस्टेंस is what? Total distance between A and B is 20 centimeter. So the distance from both the charges to midpoint is 10 centimeter. That is 10 into 10 to the power minus 1 whole square. By solving it, 2 into 9 into 3 into 10 to the power 9 minus 6 divided by 100 into 10 to the power minus 2. This is cancel out. This is cancel out. Sorry, 10 to the power minus 2 होगा यहाँ, और ये आएगा minus 4। इसको सोल्व करने पे आपके पास आ जाएगा 2 into 9 into 54 into 10 to the power 9 minus 6 plus 2। ये आ गया आपके पास 54 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, इसका जो ए पार्ट है वो हमारा क्लियर हो गया। ए पार्ट में हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट किया है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किया। अगर बी पार्ट की हम बात करें तो बी पार्ट में हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ क्यू प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो F इज इक्वल्स टू होगा क्यू ई, तो यहाँ पे F इज इक्वल्स टू क्यू का, क्योंकि जो वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो अभी हमने फाइंड आउट किया कितनी है 54 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन अपॉन
कूलाम। तो बाय सॉल्विंग इट हम फाइंड आउट कर लेंगे ये कितना होगा। 54 को अगर हम 3 से 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 81 इंटू 10⁻⁹ प्लस 5, तो ये आ जाएगा 81 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो इस चार्ज पे टेस्ट चार्ज जो फोर्स है वो 81 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन का फोर्स फील करेगा। Now the next question, a system has two charges QA and QB as shown in question, located at point 0 0 minus 15 and 0 0 plus 15 respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो QA है, QA इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, -15 और जो QB हैं वो हैं 0, 0, प्लस 15 सेंटीमीटर। और दोनों के जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है और जो नेचर है वो अपोजिट है। तो इस सिस्टम का जो नेट फोर्स, नेट चार्ज होगा Q नेट, वो होगा QA प्लस QB बिकॉज द चार्ज फॉलोज एडिटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी। सो नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 2.5 इंटू 10⁻⁷ माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁷। सो नेट चार्ज इज 0 एंड second thing is electric dipole moment. Electric dipole moment P is equals to what? Q into, this is represented by Q into length या आप कह सकते हो distance between both the charges. This is a vector quantity, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिख रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम इंटू टोटल डिस्टेंस जो है वो हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10⁻² मीटर। सो P इज इक्वल्स टू वॉट? 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम इंटू मीटर। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन होती हैं वो होती है -4 से प्लस चार्ज की ओर। ठीक है, तो -4 से प्लस चार्ज की ओर हैं तो जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? QB से QA की ओर। तो इस डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट हैं वो Z कोऑर्डिनेट हैं और Z कोऑर्डिनेट के लिए हम यूनिट वेक्टर कौन सा यूज़ करते हैं? KK। तो माइनस पहले आ जाएगा -7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम इंटू मीटर KK। ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 into 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. So first of all we write the given data. Given that सबसे पहले P की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर। ठीक है, और फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम एंड द एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ व्हाट? 30 डिग्री। तो एज वी नो टो इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। सो P
4 into 10 to the power minus 9 into 5 into 10 to the power 4 एंड साइन 30. साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, हाफ इंटू 5 इंटू साइन 30 की वैल्यू हाफ इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 प्लस 4. सो 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट. 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस माइनस 9 प्लस 4 इज माइनस 5 और सिंप्लीफाई करने पे आपके पास आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन इंटू मीटर. दिस इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल. नाउ इन क्वेश्चन number 11, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Clear? So first estimate the number of electron transferred from which to which. देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि पॉलीथीन हमें कहा गया है कि पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 into 10 to the power minus 7. इट मीन्स पॉलीथीन जो है QPT इज नेगेटिव चार्ज माइनस 3 into 10 to the power 7 minus 7 coulomb. क्लियर है? इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन. ठीक है, तो सबसे पहले और अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि कितने इलेक्ट्रॉन एज वी नो Q इज इक्वल्स टू एन ई. सो एन इज इक्वल्स टू Q अपॉन E. Q की वैल्यू है आपके पास 3 into 10 to the power minus 7 और दिस इज 1.6 into 10 to the power minus 9. क्लियर है? सोल्व करते हैं इसको. 3 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 माइनस 7 यानी कि 330 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 12. अब 16 से डिवाइड करें तो सोल्व करते हैं इसको थोड़ा सा. 16 1 टाइम्स रह गए आपके पास. इसको एक बार और एक ज़ीरो और यहाँ ले लेते हैं, यहाँ 11 आ जाएगा. तो 16 से अगर डिवाइड करें तो 14 रिमेनिंग रह गए. तो 140 में 16 8 टाइम्स और 8 टाइम्स में आपके पास आ गया. 16 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा आपके पास 128. फिर तो इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करना होगा हमें और ये अप्रोक्सीमेटली 2 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे. 2 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? 2 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन. इज देयर अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? यस, absolutely. As we know, electron also have some mass. ठीक है, then the some mass of polythene piece is increased because some mass due to transfer of electron, some mass is also transferred from wool to polythene. Now, two insulated charged copper sphere A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb? Radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. तो ये भी सिंपली आपके फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है. यहाँ पे दो स्पेयर्स हैं जिनके बीच का सेपरेशन है 50 सेंटीमीटर.
दोनों पे सेम अमाउंट का फोर्स है Q एंड Q विच इज़ 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷। तो पहले तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि अमाउंट कितना होगा। तो फोर्स F, वही आप कुलाम्स फॉर्मूला यूज करेंगे, K, Q सेम है तो Q² तो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं यहाँ पे 9 इंटू 10⁹, 6.5 इंटू 10⁻⁷ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.5 होल स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 इंटू 6.5 को हम अगर 0.5 से डिवाइड करें, स्क्वायर है दोनों जगह, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.3। 1.3 को जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये आता है 1.69 और यहाँ पे आ जाएगा 10⁹ -14। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो अप्रोक्सीमेटली 17 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे ये जो वैल्यू आएगी आपके पास वो होगी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 इंटू 9 81, 6 इंटू 9 54 एंड 8 62, 9 इंटू 1 9 एंड 6 15। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15.21 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन दीज टू स्पेयर्स। क्लियर है? क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ स्पेयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाल्फ। तो यहाँ पे F डेज जो होगा वो होगा K 2Q² अपॉन R/2 स्क्वायर। इसको हम कह सकते हैं F डेज इज इक्वल्स टू 4KQ² अपॉन R² अपॉन 4, दैट इज 16KQ² upon R². It means by doubling the charge and halving the distance between them, force becomes 16 times. Force of repulsion becomes 16 times. Now, in the question 13, suppose the sphere A and B in exercise 1.8 have identical sizes. A third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? इनिशियली हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है उसका अमाउंट कितना है, F। क्लियर? अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये आपका स्पेयर A है और ये स्पेयर B है, ठीक है। इस पे भी Q है और इस पे भी Q है। सबसे पहले हम एक अनचार्ज्ड स्पेयर लेके आए, किसके कांटेक्ट में, फर्स्ट के कांटेक्ट में। तो ये A है और ये C है। यहाँ पहले Q था, इस पे 0 था, तो अब QA तो कितना हो जाएगा, Q/2, और QC जो है वो कितना हो जाएगा, Q/2, ठीक है। बिकॉज बाय अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, वी कैन फाइंड द न्यू चार्जेज ऑन A and C, Q/2। नाउ अब जो आपका स्पेयर C है उसको हम कांटेक्ट में लेंगे, किसके, B के। तो इस पे चार्ज है Q और इस पे है Q/2। अब यहाँ पे QB इज इक्वल्स टू कितना होगा, 3Q/4, और
क्यू सी डेस कितना हो जाएगा 3q/4। अब हमने इसको क्या कर लिया है, रिमूव। सी को हमने यहाँ से क्या कर दिया है, इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया है, रिमूव। अब हमारे पास जो इनिशियल फोर्स था वो कितना था, F = KQ²/R²। सेपरेशन में हमने किसी तरह का कोई चेंज किया नहीं है, तो F डेस जो है वो अब कितना होगा, KQA, दैट इज व्हाट, Q/2, एंड QB इज 3q/4, and there is no change in separation. Then F dash is what, 3kq²/8r². So F dash is equals to what, 3/8 of F. It means by this operation the new force becomes 3/8 times of initial force. Clear? Now क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जैसा कि फिगर में शोन है, जो पॉजिटिव प्लेट है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है और नेगेटिव प्लेट जो है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। इट मीन्स एज वी नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। सो व्हाट कैन वी से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो किधर होगी, नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट पार्टिकल की, तो फर्स्ट पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये, तो आपका जो फर्स्ट चार्ज है वो कैसा होगा, नेगेटिव। सेकंड ऑल्सो नेगेटिव, एंड थर्ड इज पॉजिटिव। पहले तो हमने इनके साइन की बात कर ली, तो पहला नेगेटिव है, दूसरा नेगेटिव है और तीसरा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कर्वेचर है उसमें कितना इफेक्ट आता है, तो हमें ये देखना है कि वाई डायरेक्शन की तरफ कौन ज़्यादा, हम जानते हैं कि जो वाई डायरेक्शन में इन पे एक्सेलरेशन लगेगा, और एक्सेलरेशन जिस पे ज़्यादा लगेगा वो उतना ही ज़्यादा मूव कर जाएगा, और एक्सेलरेशन ज़्यादा लगेगा उसका मास कम होगा। तो हमें ये देखना है, इसके लिए हम एक थोड़ा सा देखते हैं कि फोर्स जो है वो कितना है, QE, और एक्सेलरेशन है QE/m। अब जिसका जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। क्लियर है, वाई डायरेक्शन की तरफ। तो अगर हम बात करें फर्स्ट, अब एक्सेलरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है यहाँ पे, अगर फिगर को हम ध्यान से देखें तो थर्ड का एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर फर्स्ट का है और सबसे लास्ट में 2 का है। तो Q/m रेशियो जिसका ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, Q/m रेशियो का जो क्रम है वो यही होगा, बिगेस्ट 3 और लोवेस्ट 2। ठीक है, थर्ड पार्टिकल हैज़ हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। Consider a uniform electric field 3 × 10⁻³ I cap Newton per Coulomb. What is the flux of this field through a square of 10 cm on a side whose plane is parallel to the YZ plane? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं इसको। हमें क्या गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में है, आई कैप डायरेक्शन, और ये आई कैप है आपका, और इसका अमाउंट कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब आई कैप। ठीक है, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ए, वो यही है कि फाइंड द फ्लक्स
through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फ्लक्स जो है फाई ई, दिस इज ई एस, यानी कि ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे एस जो आपको दिया गया है कि प्लेन जो है वो वाईजेड है, और वाईजेड प्लेन है, इट मीन्स जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, आई के। तो यहाँ पे ई की वैल्यू हमें गिवन है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम, और जो एस है, एस को हम फाइंड आउट कर लेंगे, 10 सेंटीमीटर साइड है, तो 10 × 10⁻⁻⁴, यानी एस जो है वो आपके पास आएगा 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर आई के। तो फाई ई जो है वो कितना हो जाएगा, एस को यहाँ से मल्टीप्लाई करें 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर आई के, दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो फाई ई इज इक्वल्स टू वॉट, 3 × 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। दिस इज द फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब दूसरे कंडीशन में आपको ये क्या कह रहा है, बी पार्ट में, कि अब एरिया सेम है, ये ई की डायरेक्शन है, और एक्स एक्सिस के साथ जो नॉर्मल है इस प्लेन के वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ये एस वेक्टर है आपका, ये ई वेक्टर है। तो इस कंडीशन में जो फाई ई डेस होगा वो होगा आपका ई एस cos 60। ई कितना है आपका, 3 × 10⁻³ एरिया है 10⁻⁻², और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.5 × 10⁻⁻1 दैट इज 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, और यहाँ पे ये था 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। What is the net flux of the uniform electric field of exercise 1.15 through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes? Net flux of uniform electric field of exercise, देखिए जो नेट फ्लक्स होगा वो 0 होगा, बिकॉज जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि कुछ ऐसी कंडीशन है, यहाँ पे क्यूब बना रखा है आपने, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ जितना इलेक्ट्रिक फाई ई इनवर्ड है उतना ही यहाँ से फाई ई आउटवर्ड है, तो फाई ई इनवर्ड इज इक्वल्स टू फाई ई आउट, सो फाई ई नेट इज इक्वल्स टू 0। सो इन अबव क्वेश्चन नेट फ्लक्स थ्रू ए क्यूब इज 0। Careful measurement of electric field at the surface of a black box indicate that the net outward flux through the surface of box is this. What is the net charge inside the box? Clear है? तो देखिए अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि फाई ई इज इक्वल्स टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके पास समीशन क्यू यानी कि नेट फोर्स इन द बॉक्स इज फाई ई जो आपको गिवन है इनटू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो फाई ई की वैल्यू गिवन है आपको 8 × 10⁻³ और ये होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, इसको सोल्व करने पे आपके पास आ जाएगा 17.7 को आप 4 से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास आएगा 17.74 ×
17.7 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। ये आ जाएगा आपके पास 8 इंटू 0 और 70.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम, जिसे आप नैनो कूलाम भी कह सकते हैं। ये इसका पार्ट ए हो गया। ठीक है। बी है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वर 0, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वाज नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स? वाई और वाई नॉट? इट इज पॉसिबल दैट देयर आर चार्जेस, but the net charge in the box should be 0. There may be charges or may not be, but the net charges inside the box always be 0. There will be some charges like plus 4 microcoulomb, minus 5 microcoulomb, but the net charge inside the box should be 0 for the net outward flux through the surface of box were 0. If the net outward flux through the surface of the box were 0, then the net charge inside the box should be 0. There may be some charges or may not be, but the net charge should be 0. Question number 18. A point charge plus 10 microcoulomb is a distance 5 cm directly above the center of a square of side 10 cm as shown in figure. What is the magnitude of electric flux through the square? अब देखिए, that square can be assumed as a side of a cube of side 10 cm. This can be used as a face of a cube. Now we know that phi e through a face of cube is q upon 6 epsilon naught. So the phi e is equals to what? 10 into 10⁻⁻6 upon 6 into 8.85 into 10⁻⁻11. This is the net flux through this side of this square of side 10 cm. A point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 cm on edge. A point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 cm on edge. What is the net electric flux through the surface? Same like the last one. चाहे आप क्यूबिक लें या फिर स्पेरिकल लें या सिलेंड्रिकल लें, सेंटर पे अगर क्यू है तो फाई इज इक्वल्स टू होगा q upon epsilon naught. It does not matter the size of edge. The net flux will be q upon epsilon naught. A point charge causes an electric flux of minus 1.0 into 10⁻³ Newton meter square coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 cm radius centered on the charge. If the radius of Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? What is the value of point charge? देखिए, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि गाउशियन सरफेस की रेडियस मैटर करती नहीं है। नेट फ्लक्स फाई नेट का जो फॉर्मूला है वो ओनली है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप गाउशियन सरफेस की रेडियस को डबल कीजिए, ट्रिपल कीजिए, हाफ कीजिए, कुछ भी कीजिए, क्वार्टर कीजिए, इट डज नॉट मैटर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट चेंज। ठीक है, तो ए के लिए आपका ये हो गया कि आप हाफ करिए, डबल करिए, कुछ भी कीजिए, जो फ्लक्स हैं वो चेंज नहीं होगा।
सेकेंड थिंग इसमें पूछी गई है चार्ज। चार्ज हम इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो फाई नेट कितना है, 1 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस 8.85 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम। क्लियर? A conducting sphere of radius 10 cm has unknown charge. If the electric field 10 cm from the center of sphere is this, the point radially inward, what is the net charge on the sphere? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक स्फीयर है, इसका चार्ज हमें अननोन है और इसकी साइज है 10 सेंटीमीटर, और इससे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो रेडियली इनवर्ड, और इसकी वैल्यू है आपके पास 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो एज वी नो E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। तो E गिवन है, K हमें पता है, Q हमें फाइंड आउट करना है, R स्क्वायर का भी हमें पता है। तो Q इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा E, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर होल स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सोल्व करते हैं, 2 को 0.4 16, 1.5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर में हम बात करें तो 3 माइनस 2 और माइनस 9, और ये आएगा 6/9 यानी कि 2/3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। ठीक है, दिस इज, और इनवर्ड डायरेक्शन में है तो जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square. Find the charge on a sphere. What is the total electric flux through the surface of sphere? A uniformly charged conducting sphere of 2.5 meter diameter has a surface charge density of this. Uniformly charged conducting sphere है। कंडक्टिंग स्फीयर अगर हैं तो उसका जो टोटल चार्ज है वो कहाँ होगा, उसके सरफेस पे होगा। क्लियर है? और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर, डायमीटर गिवन है हमें 2.5 मीटर और चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। रेडियस गिवन है, रेडियस हमारे पास है डायमीटर 2.4 है तो 1.2 मीटर। अब हम जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू होगा सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। Q इज इक्वल्स टू 80 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 4 पाई इंटू 1.2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन है बस। 84 33 पाई 1.44 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। दिस इज, ये माइक्रोकूलम भी आप इसको कह सकते हो। दिस इज द टोटल चार्ज ऑन गिवन स्फीयर। सेकेंड थिंग इज व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ स्फीयर। वही है Q अपॉन एप्सिलॉन नोट कर दीजिए। तो हम इसको डिवाइड करें एप्सिलॉन नोट से, तो
फाई ई जो है वो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों आपको गिवन है 320 पाई इंटू 1.44 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, के की वैल्यू जो है वो कितनी होती है हमारे पास, के इज इक्वल्स टू होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई इंटू के। इस कंडीशन में आपका एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 4 पाई के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्व किया जा सकता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से इसको भी सोल्व कर सकते हो। आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, और डिस्टेंस आर गिवन है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। एज वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, E इज इक्वल्स टू 2k लैम्बडा अपॉन आर। तो हमें फाइंड आउट करना है लैम्बडा। तो लैम्बडा इज व्हाट, E इंटू आर अपॉन 2k। E कितना है 9 इंटू 10⁻⁴, आर है 2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। 2 से 2 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट। सॉल्व करें, दिस इज 10⁻⁴ -2 -9 या फिर 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। Two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their linear inner faces, the plates have surface charge density of opposite sign and of magnitude this. What is E in the outer region of the first plate, in the outer region of second plate and between the plates? तो इसके लिए देखिए ये दो प्लेट्स हैं, इस पे प्लस सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा है। हम जानते हैं कि जो नियर बाई स्पेस है यहाँ ये प्लस है, तो इसकी वजह से होगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों की वजह से। अब नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिव यहाँ पे होगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ होगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0, और इस रीजन में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0। देन इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्लेट इज 0 एंड इन प्लस की वजह से इधर होगा आउटवर्ड, और माइनस की वजह से होगा इधर। ठीक है, तो दोनों का ही क्या हो जाएगा, सेम ऐड हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की वजह से ही कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इनवर्ट जो इंटरमीडिएट यानी कि इनर रीजन है बिटवीन द प्लेट्स हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा आपको गिवन है 17 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ 22 है, ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा इससे अप्रोक्सीमेटली, और ये 10⁻10। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो आ जाएगी 4 इंटू 10⁻10 न्यूटन अपॉन कूलम।